मतलब ज्यादा ही स्लो चल रहा है लिंक। ठीक। तो यंग्स मॉडुलस में बेटा हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट है, अगर आपका सॉलिड है, इफ इट इज लोडेड विद ए लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलते हैं, टेंसाइल लोड या फिर कंप्रेसिव लोड, लोड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, तो आप यंग्स मॉडुलस का इस्तेमाल करते हो। जैसा आपको दिख रहा है, यंग्स मॉडुलस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसमें हमने वैल्यू डाली। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या था, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वाज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये वैल्यूज डालने के बाद आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल मिली। कई जगह वाई को ई के बराबर भी लिखा रहता है, ई कैपिटल ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। तो ये इसका फॉर्मूला आया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको यूज करते हुए हमने न्यूमेरिकल कर लिया था शायद, बताइए हो गया था ये? हो गया था यार, याद करो। इसके बाद यस सर। ये सेकंड न्यूमेरिकल था। स्टील वायर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग व्हेन ए मास इज हंग एट द लोअर एंड द इंक्रीज इन द लेंथ रिकॉर्डेड 1 सेंटीमीटर डिटरमाइन द स्ट्रेन इन द वायर। क्या आंसर आया था इसका? इसका सर बी आया था, बी। भी आया था ना। ठीक है, और बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे यार? हाँ, और सर उसके ऊपर वाला तो वो हुआ नहीं था, आपने छुड़वा दिया था वाला, कि बाद में करेंगे वाला। कर लो यस तो सर। इसको। हाँ हाँ, ये छुड़वा दिया था, ठीक है। ये वाला इसके नीचे वाला हो गया था, हमें स्ट्रेन दे रखा है, वैल्यूज निकाल ली थी, ये भी हो यस गया सर, था। ए था इसका यस तो। सर, हाँ हाँ। ए था इसका। और ये हो गया था लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन रेशियो। इसका भी सर ए ही था, 10 हो की गया पावर था। 11 था ना। हम्म। तो बाकी हो गए थे, तो ये क्वेश्चन बचा है, इसको करो। assume that the shear stress in the steel। अब देखो, जिन बच्चों ने कर लिया था बहुत सही, और नहीं किया था वो इसको करो, पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो चाहे 5 मिनट चाहिए 5 मिनट ले लो, 2 मिनट चाहिए 3 मिनट, जितना टाइम चाहिए, बट आई नीड आंसर फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स, है ना। ये नहीं कि जो कल आंसर कर रहे थे केवल वही बच्चे आंसर करेंगे, सबसे आंसर चाहिए। करो सभी लोग। शियर स्ट्रेस पढ़ा नहीं था इसलिए छोड़ा था हमने इसको। शियर स्ट्रेस अब हमें पता है, कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस, सीधा आंसर निकालो। जिनका हो जाएगा हैंड रेज कर लेना कि हो गया आपका, से खाली नहीं, पता चले कितने बच्चों ने कर लिया। अबे तुम्हें स्ट्रेस दे दिया गया, अल्टीमेट स्ट्रेस, आपको एरिया भी दे दिया गया, है ना। डायमीटर दिया तो एरिया निकल जाएगा। अब पूछ रहा फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। सर 6.28 इंटू 10⁴ न्यूटन। सिक्स पॉइंट टू एट मतलब 3 4 पाई हो गया ना। नहीं,
2 पाई। स्टील रोड की बात हो रही है ना, तो सरफेस एरिया निकाल लो तुम। स्टील बोल्ट है ना, बोल्ट का सरफेस एरिया जो होगा डायमीटर के हिसाब से, एक्स की वैल्यू बता दिए ना। पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 इंटू 10⁸ शुड बी इक्वल टू एक्स। एक बोल्ट है ये, इसका डायमीटर आपको दे दिया गया 1 सेंटीमीटर। अब इस पे शियरिंग फोर्स लग रहा है, शियरिंग मतलब ऐसा, ये क्या करेगा, शियर प्लेन के अबाउट इसको शियर करने की कोशिश करेगा ये फोर्स। तो आपको ये फोर्स की वैल्यू है एक्स, एक्स निकालना है, यानी शियर फोर्स निकालना है। डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हो, दिस सरफेस एरिया, ये वाला, ये एरिया ए है। ए की वैल्यू मैं क्या बोलूं, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक। डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, तो पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। उसके बाद आपको स्ट्रेस जो है, अल्टीमेट स्ट्रेस इन शियरिंग, ये दे रखा है 4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको एक्स पूछा है, तो एक्स यानी कि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी क्या करोगे, 4 इंटू 10⁸ इंटू पाई बाय 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। तो ये 4 से 4 उड़ गया, तो क्या आएगा, पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन, ठीक है। हाँ 10⁻4 भी लगा हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ लगा है, ओके, एक्स इंटू 10⁻4, ओके, तो एक्स, ओके, ठीक है। तो एक्स का मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई, यस सर। तो ये एक्चुअली हुआ 10⁻4 इंटू एक्स की वैल्यू ये हुई, तो उसके बाद इसका मतलब हुआ एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो जिनका आ रहा है आंसर 3.14, वो सही है। क्वेश्चन में दे भी दिया पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है, तो पाई तो टाइप कर नहीं सकते, तो वहां पे 3.14 टाइप कर देना और आंसर आ जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होगा। अब कोई बोलेगा कि ऐसा क्यों डिफाइन कर रहे हो, तो ये कितना रिजिड है ऑब्जेक्ट, सॉलिड कितना रिजिड है, सॉलिड जो आप जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो कितना रिजिड है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक। तो बस यही डेफिनेशन है, इसमें वैल्यूज डाल दो। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या था, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया यानी एफ बाई ए, और शियर स्ट्रेन क्या था, थीटा, तो एफ बाई ए बाई थीटा। तो ये क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला ये हो गया। क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में सीधा आ जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन होगा या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो ये सर जो सारी थीटा चीजें, वो चेंज इन एंगल है ना। थीटा इज शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। जो अगर इनिशियली रेगुलर शेप का एक क्यूबॉइड था, तो उसके बाद अगर शियर लोडिंग हुआ उस पे, शियर लोडिंग की वजह से देयर विल बी सम चेंज इन दिस एंगल, ऐसे डेविएट हो जाएगा ये, तो दिस इज थीटा, ठीक है। तो अब से तुम्हारे पे कुछ नियम लगाने पड़ेंगे मेरे को, जो बच्चे नोट्स नहीं पढ़ के आते हैं ना,
लोग नोट्स पढ़ के आने हैं और अगली क्लास से तुम्हें नोट्स दिए जाएंगे। थ्योरी एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप थ्योरी घर से पढ़ के आओ, ठीक है बेटा। एंड वी विल बी टारगेटिंग न्यूमेरिकल्स हियर, ताकि हमें समय मिल सके टफ क्वेश्चंस करने का। बाकी थ्योरी चार्ट के किसी का कुछ हुआ नहीं है आज तक जीवन में, जिसने क्वेश्चन कर लिए उन्हीं का जीवन सफल हुआ। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बेसिक थ्योरी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, और आपको बिफोर एंड एक नोट्स दे दिए जाएंगे। ये मैं करा देता हूँ, 3-4 थ्योरी के इसमें पार्ट बचे हैं। उसके बाद आपको वो जो चिट्ठा मिला करेगा ना, जो पीडीएफ, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो आप पढ़ के आएंगे, इसमें फॉर्मूलाज है उनको अपने एक शीट पे लिख के आएंगे। देन वी विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। और जो ये नहीं करके आएगा उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, है ना। तो करके आएगा वो सारे क्वेश्चन निकालेगा। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देखा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब बल्क मॉडुलस, बल्क से समझ आता है कि ये कुछ ना कुछ वॉल्यूमेट्रिक की बात करेगा, ठीक है। बल्क मतलब द डोमेन ऑफ द मटेरियल। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वो पहला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन था, ये नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हो गया जी, है ना। ये क्या कर दिया इसने, अच्छा यहाँ गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक ही होगा। ये प्रॉपर्टी है बल्क की, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल की। तो बल्क मॉडुलस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये क्या कर दिया इसने, अच्छा रुको यार, कुछ तो गड़बड़ है, लोचा है इसमें कुछ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहाँ है, ये रहा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डालो, लेकिन एक चीज, दो चीज गलत है इसमें कुछ, मैं करेक्ट कर दूंगा तो मैं शेयर करने से पहले, बट देयर इज समथिंग। ठीक है, तो आप वैल्यूज डालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस के फॉर्मूला में वैल्यू डालो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दोनों वैल्यूज डालने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, डेल्टा पी वी बाई डेल्टा वी। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। जितना कंप्रेसिबिलिटी को ना हम ईटा से डिफाइन करते हैं, ईटा से, हाँ शायद ही, नहीं रुको यार, जीटा से करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऐसे डिफाइन होती है, ये होगा 1/g। जितना बल्क मॉडुलस ज्यादा उतना कम कंप्रेसिबल, जितना बल्क मॉडुलस कम उतना ज्यादा कंप्रेसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मटेरियल का, किसी सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज्यादा है, उसको सिकोड़ना अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन टफ होगा। हाइड्रोस्टैटिक क्या बताया था बेटा, व्हेन द फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। तो अगर किसी चीज को आपने किसी हाइड्रोलिक फ्लूइड में, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ, किसी भी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज कर दिया, तो उस पे सभी दिशाओं से एक बराबर फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिप किया है, तो वहां पे अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है, बल्क मॉडुलस ज्यादा है, तो उसके चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। अगर बल्क मॉडुलस कम है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा वो मटेरियल। तो ये आपका एक रिलेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे मॉडुलस है, जिसको बोलेंगे पोजोन रेशियो, ठीक है। इसको पॉइजन रेशियो कोई नहीं बोलेगा, दिस इज पोजोन रेशियो। आई इसमें साइलेंट रखो, पोजोन रेशियो है। ये क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, ऐसा देखो, स्ट्रेन की बात कर रहा है। अगर किसी मटेरियल को आपने, ये एक रेगुलर था, क्यूबॉइडल कोई एलिमेंट है सॉलिड, इसको आपने लोडिंग किया लॉन्गिट्यूडनली, आपने लॉन्गिट्यूडनली इसको खींचा विद सम फोर्स है। बच्चे बुला रहे हैं आपको, कहाँ बुला रहे हैं यार, ठीक है, फोर्स है, कहाँ बुला रहे हैं,
सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। सर इसमें पी के साथ डेल्टा क्यों है? कहाँ पे? सर बल्क मॉडुलस वाली स्लाइड। एक सेकंड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। सर माइनस भी तो आएगा वहाँ। माइनस आता है कम, ये नेगेटिव साइन को शो करने के लिए, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने दो ना, जैसा आपने। जब पर ये तो रेशियो है ना, इसमें हाँ, नेगेटिव साइन कहाँ ये आएगा? रेशियो ठीक है, लेकिन वो सही कह रहे हैं कि वो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन इधर आता है वो कंप्रेसिबिलिटी के साथ जब लिखते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका मतलब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव साइन आता है, बट आप उसको टेकल क्लियर कर सकते हो उसमें प्रॉब्लम्स में। तो अभी इसमें क्या है, इसमें एक सेकंड रुक जाओ, कर लो ना यार एक मिनट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कर लो। इसका क्या आएगा, ऊपर प्रेशर आ गया तो पीवी बाई डेल्टा भी कर लो, ठीक है, वैसे सर कर लो। अपॉन ए डेल्टा बी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, चेंज किसी क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं करता। ऐसे मतलब टेंशन लिया करो कि ये डेल्टा क्यों आ गया, इसको तुम पीवी बाई डेल्टा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई बोल रहा है नेगेटिव साइन आएगा तो वो भी कर लो, बट आपको पता होना चाहिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएगा सॉर्टेड, अभी छोड़ दो इसको फॉर्मूले को, ठीक है। पोजोन रेशियो पे वापस आते हैं। पोजोन रेशियो क्या है कि अगर किसी मटेरियल को आपने लॉन्गिट्यूडनली खींचा तो क्या होगा कि टू कंपनसेट फॉर द वॉल्यूम चेंजेस, अब ये इसको खींच रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो सिकुड़ेगा भी, तो कहाँ से सिकुड़ेगा, ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा ऐसे। ये इधर तो एक्सपेंड हो जाएगा लेंथ वाइज, बट देयर विल बी सम कॉन्ट्रैक्शन परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ। ऐसे रेड कलर का ये कॉन्ट्रैक्शन, ये ऐसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे खींचोगे तो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए पोजोन रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। पोजोन रेशियो डिफाइन कैसे करेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, कि अगर आपने लेंथ वाइज कुछ स्ट्रेन हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग लेटरली कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वैल्यू रख दो। मान लो अगर इसका इनिशियल विड्थ जो था इनिशियल विड्थ तो क्या हो रहा है यार, इनिशियल विड्थ था वो बी था, इनिशियल लेंथ था वो एल था, और फाइनली जाके आपने इसको खींच दिया तो लेंथ हो गया L1 और विड्थ हो गया B1। तो आप क्या करोगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज रखो। तो B वाज द इनिशियल ट्रांसवर्स dimension, B1 was the final transfer dimension upon initial dimension, change in configuration upon original configuration, तो B minus B by B divided by L minus L1 by D L, तो ये आप वैल्यूज रखोगे तो माइनस एप्सिलॉन टी बाई एप्सिलॉन एल आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि L1 जो है वो ग्रेटर देन L होगा, तो इसीलिए जब ये डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम आपने खींचा है तो लेंथ बढ़ रही है, तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो देन ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो पोजोन रेशियो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। इसके बाद इसी में बी माइनस B1 को सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि डेल्टा बी बाई बी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, यही होगा पोजोन रेशियो। अब पोजोन रेशियो जनरली 0.5 के आसपास रहती है मटेरियल्स की, कुछ मटेरियल्स की पोजोन रेशियो उससे भी कम रहती है, उनको बोलते हैं ऑक्सैटिक मटेरियल्स। जैसा कि आपने जूतों के नीचे कुछ डिजाइन देखा होगा, कई कई जूतों के नीचे ऐसा डिजाइन होता है जहां पे आप मटेरियल को लेटरली एक्सपेंड लॉन्गिट्यूडनली एक्सपेंड कर रहे हो, लेटरली भी एक्सपेंड हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल भी लेंथ बढ़ रही है तो लेटरली भी बढ़ेगी, तो वो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। तो आपको याद आ गया तो मैंने बता दिया। यार ऐसा सोल भी बोल रहे क्या? क्या सर, क्या? जो 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 सब जूते के सोल होते हैं उनके बारे में बात करो क्या हर सिर्फ? जगह नहीं, जूतों के सोल नहीं होते, इनको बोलते हैं ऑक्सैटिक मटेरियल्स, में दिखा देता हूँ, चित्र देखोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है,
ये डिजाइन हम सर ये डेवलप करते हैं डिजाइन जानबूझ के फॉर हायर ग्रिप। तो जैसे ही आप इस पे पैर रखोगे तो लेटरली अगर इस पे कुछ लोड आएगा तो वो एक्सपेंड करेगा, तो ग्रिप अच्छी मिल जाती है। इसका वीडियो अगर कहीं दिख जाए तो वो ज्यादा और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। नेगेटिव पोजन, नेगेटिव जीरो से नहीं, नेगेटिव पोजन रेशियो नेगेटिव ही होगा ना, कि अगर आप खींच रहे हो तो उधर भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो दोनों रेशियो रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव पोजन रेशियो हो सकता है अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया जाए, आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि अगर कहीं गलती से पूछ ले कि नेगेटिव पोजन रेशियो की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। अब देखो ये वीडियो चलेगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके के बिहेवियर की हम बातें कर रहे हैं। ये जोड़ जोड़ के आपने ऐसे लिंक्स को ये डेवलप कर दिया। देखो अब एक डायमेंशन बढ़ रही है, साथ में दूसरी भी बढ़ रही है, तो इस तरीके के डेवलप करना मटेरियल्स पॉसिबल है। अब देखना इसको क्या करेगा लास्ट में, देखना। अरे करता हूँ भाई, यहीं पे दिख रहा है ये, इसको एक डायरेक्शन में खींच रहा है तो दूसरे में भी खींच जा रहा है, बढ़ जा रहा है उसका डायमेंशन। तो ये इसने मैन मेड तरीके से बनाया है, बट नेगेटिव ओजोन रेशियो इज पॉसिबल बट नेचुरली नहीं होगी। फिर लास्ट बात आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड रोड। अगर कोई रोड है, ठीक है बेटा, उसको आपने स्ट्रेच किया, एक साइड इंच कर दिया, दूसरी साइड कुछ उस पर लोड डाल दिया है। अब इस रोड के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, आप ये फोर्स डालोगे तो यू विल बी डूइंग सम वर्क ऑन दिस रोड। ड्यू टू दैट वर्क डन, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको लोडिंग तब तक करेंगे इलास्टिसिटी लिमिट तक। इलास्टिसिटी लिमिट से पहले ही इसके अंदर इलास्टिसिटी लिमिट से नीचे नीचे लोडिंग करेंगे, उसको क्रॉस नहीं करेंगे। यानी कि वी वांट बी इंट्रोड्यूसिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इनटू दिस रोड। परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, केवल इलास्टिक जो रीजन है, यानी कि जहां तक खींच के आप छोड़ देते हो ऑब्जेक्ट को तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, केवल वहां तक हम इसको लोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड बट अप टिल इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन रोड, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। हाफ इंटू स्ट्रेस डेवलप इंटू दिस रोड इंटू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लोडिंग इंटू द वॉल्यूम ऑफ दिस रोड। ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये वैल्यूज डालोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी, बट दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2। फिर एलोंगेशन ऑफ रोड ड्यू टू सेल्फ वेट। तो अब तक जो लोडिंग कर रहे थे तो इस रोड का क्या वेट था, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। बट क्या होगा अब देखो, लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग जो बोल रहे थे ना, उसमें क्या होगा कि आप बोल रहे हो कि ठीक है यहाँ पे फोर्स एफ लगा दिया आपने, इधर फोर्स एफ लगा दिया, तो अब तक तो आप क्या बोल रहे थे, मैं बोलूँ आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालो तो आप बोलते थे एफ बाई एरिया। एरिया कौन सा, ये इधर कुछ एरिया होगा सर जहाँ पे लोडिंग लग रही है, ये वाला एरिया। तो एफ बाई ए वाज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन हमने इसका खुद का वेट नेग्लेक्ट कर दिया। भाई सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम, आइडियल बॉडीज की तो बात कर नहीं रहे। तो सॉलिड का खुद का कुछ मास होगा, तो ये ऐसा होगा, मान लो मैं ये आपके सेक्शन से ड्रॉ कर रहा हूँ इस रोड के, ठीक है बेटा। सबसे नीचे वाले सेक्शन में तो मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स इज एफ बाई ए, क्योंकि केवल द ओनली लोडिंग इज एफ बाई ए, ओनली लोडिंग इज फोर्स एफ। बट अगर मैं इधर आता हूँ, इधर इस पॉइंट पे, तो क्या यहाँ पे लोडिंग एफ प्लस समथिंग होगा। यहाँ पे जो लोड होगा ये रेड कलर यस का, सर। दिस विल बी एफ प्लस समथिंग, यानी इसमें एफ तो होगा ही, प्लस
वेट ऑफ द रोड बिलो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके नीचे जो रोड है ना उसका वेट भी होगा, ये वाला, ये जो ग्रीन शेड करती रोड, इसका वेट भी तो इस पे एज ए लोडिंग एक्ट कर रहा होगा ना, ये पॉइंट पे इधर। यस सर। तो इसी प्रकार से जब आप जितना ऊपर बढ़ते जाओगे उतना ही लोडिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी एफ जो था वो एफ प्लस सम वेट हो गया W1 बोल दो, ऊपर और ऊपर गए तो एफ प्लस W1 प्लस सम अदर वेट W2 क्या होगा, ये बोल दो कि ये येलो कलर का जो है ना, इधर शेडिंग कर देता हूँ, ये येलो कलर वाले पार्ट का वेट होगा W। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करके हम कर रहे थे कैलकुलेशन, बट अगर सेल्फ वेट को भी आप अकाउंट कर रहे हो तो देन यू कैन से दैट एलोंगेशन क्या होगा, WL/2AE। पहले ही क्या आया था बेटा, एलोंगेशन क्या आया था, WL/AE, ठीक है। तो WL/2AE इज द एलोंगेशन ऑफ द रोड अंडर सेल्फ वेट। तो इसके साथ जो है ना थ्योरी खत्म हो गई, ये फॉर्मूला आप याद रखना, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी काम आएगा, और अति आवश्यक है पोजोन रेशियो, ये तो बिल्कुल रटना ही रटना है। इसके अलावा आपके 3 अलग अलग मॉडुलस हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इस्तेमाल आएंगे, जैसे यंग्स मॉडुलस के छोटे छोटे क्वेश्चन थे ऐसे बल्क के भी होंगे और शेयर इसके भी होंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के भी। तो ये सभी, इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बता दिया, हुक्स लॉ आपको बता दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता दिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेस बता दिया, स्ट्रेस के 3 प्रकार, वो सब डिस्कस कर लिए। मटेरियल जो था सॉलिड, उसकी हमने इनिशियली सारी की सारी कैटेगराइजेशन देख ली कि क्रिस्टलाइन क्या होगा, अमरफस क्या होगा, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रियल बॉडी और सॉलिड बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, इसीलिए सब कुछ पढ़ना पड़ा, ये सारा हमें अब क्लियर है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं तुम्हें एक PDF दिखाता हूँ जहाँ से इस सारे को रिवाइज करना है, और क्वेश्चन शेयर करूंगा, वो क्वेश्चंस करके आने हैं। डाउट है तो पूछो हैंड रेज करके, मैं दिखा दूंगा वहीं के वहीं। बताओ बेटा, डाउट है तो पूछ लो, और स्क्रीन जो शेयर कर रखा है वहीं आपको शो कर दूंगा। कहाँ है यार मेरा Gmail? अब जो आपको कल से वो चीज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, खोल के अभी इसमें से, जो आपको कल से नेक्स्ट क्लास से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। आज मैं आपको सॉलिड्स की PDF और फ्लूइड्स की PDF शेयर कर दूंगा। फ्लूइड्स इससे अगला चैप्टर है, तो आप सब उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, और फिर हम लोग मैक्सिमम ना क्वेश्चन ही टारगेट करेंगे क्लास में। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं स्टम्बल बहुत कर रहा हूँ। तो मंडे से फ्लूइड स्टार्ट होगा। हाँ नहीं, क्वेश्चन करेंगे, एक दिन और है हमारा एलोकेटेड इस चैप्टर के लिए, उसमें क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, फिर 4 दिन में फ्लूइड खत्म करेंगे। तुम्हें भी लग रहा है क्या मैं स्टम्बल कर रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ हो तो नहीं गया यार? नोट सर। मुझे तो लग रहा है जैसे तोतला हो गया हूँ। और सर होता कभी कभी जिंदगी में। अरे नहीं, पर कुछ कुछ सीरियस इशू भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, अभी याद नहीं आ रहा कोई बीमारी में, वो तो नहीं होगी। जो हम दिखा सकते हैं हाँ ये रहा। सर पॉइजन रेशियो एक बार दोबारा बता दो। देखो फिर से बोल दिया ना, पॉइजन रेशियो पोजोन रेशियो बेटा, पोजोन रेशियो। पोजोन रेशियो बोलोगे तो थोड़ा शिक्षित नजर आओगे, बोलो पता चलेगा कि हाँ किसी जानकार ने पढ़ाया है। पॉइजन रेशियो सारी दुनिया बोलती है, पोजोन, पोजोन है ना, सब लोग पोजोन रेशियो बोल रहे हैं। ओजोन। हाँ ठीक है, बताता हूँ बेटा, पहले PDF दिखा दूं फिर उसको दिखाता हूँ। वो कंसेप्ट मजबूत है इसलिए। देखो ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये कितने पेज का है गिनो? 3 पेज में खत्म, 1 पेज आधा, यस सर। 1 पेज पूरा, 1 पेज पूरा, यानी 2.5 पेज में पूरी कहानी खत्म किसकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की।
तो यहाँ पे ऐसे जितना वो- भी आपको चाहिए, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ये सब वो सब, इलास्टिक लिमिट, सब खेल खा तमाशा इतने में खत्म। फिर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की कुछ बातें, बल्क एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला और उसका चित्र। उसके बाद स्ट्रेन क्या होते हैं, स्ट्रेन में तीनों, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, सब हो गया। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर उसके बाद ब्रिटल डक्टाइल इलास्टोमर, ये सब कोई टेंशन नहीं लेना, जो समझ आए तो बढ़िया, ना आए तो कोई टेंशन नहीं। फिर हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, उसके रिलेटेड फिर ये एलोंगेशन इन अ बार विद इट्स ओन वेट, जो सेल्फ वेट की बात करी हमने, उसका फॉर्मूला। और उसके बाद वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, ये अभी देखा था, है ना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। फिर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, जो आप बोल रहे थे ना नेगेटिव साइन आएगा, ये आ गया माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। अब देखो यार, ये फॉर्मूला जो आपको बताया था माइनस पी वी बाई डेल्टा वी, इसे माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो आप लगा सकते हो, उसको मैनुअली लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस आया है डेल्टा वी से। जब आप डेल्टा वी की बात करते हो ना, तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ओरिजिनेट हुआ और फाइनली जाके यहाँ चिपक गया। ठीक है, अब अब देखो चेंज इन वॉल्यूम जो है, उसकी वजह से नेगेटिव साइन है, ये आ गया। ठीक है, अब P इज इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है बेटा, जो कौन पूछ रहा था कि डेल्टा क्यों आ रहा है, तो P को या तो आप इंक्रीज इन प्रेशर डिफाइन कर दो, या फिर P को प्रेशर डिफाइन कर रहे हो तो डेल्टा P इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन प्रेशर। तो इससे सिर्फ हमारा प्रोस्पेक्टिव का पंगा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप रटोगे उस प्रकार से फॉर्मूला लगाना, तुम्हारा सही हो जाएगा। इधर कंप्रेसिबिलिटी को बहुत सिंपल सी तरीके से डिफाइन कर दिया, कोई बीटा से करता है, कोई जीटा से करता है, यहाँ सी लिख दिया। ठीक है, 1/k वैल्यू डालो, खत्म खेल। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इतने में सारा आपका ये खत्म है। इसको एज ए नोट्स ट्रीट करना, पढ़ के आना। ठीक है, ये पढ़ना। इसके अलावा एक और दिखा देता हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड पढ़ने से पहले ये शेयर कर दूंगा मैं आपको, आज ग्रुप्स में ही डाल दूंगा। ठीक है, लिंक विंक पे तो ओके डलता सर। रहेगा। लिंक भी है वैसे, लिंक नया डेवलप हुआ है सबका, तो मैं वहां भी डाल सकता हूँ, बट ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, तो यहीं से पढ़ लेना अभी के लिए। हाँ, ओजोन रेशो बताएंगे बेटा। तो ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें फ्लूइड का जितना भी होगा वो सारा का सारा है। आप इसको एक क्विक रीडिंग कर लेना, आप सबने पढ़ा तो हुआ होगा, स्कूल में हो गया तुम्हारे ये? नो सर, ये नो लास्ट सर, में होगा। नो सर। स्कूल में नहीं हुआ है, ठीक है। स्कूल में नहीं हुआ है, कितने बच्चों के स्कूल में हो गया, एक बार थोड़ा क्विक सर्वे कर लेते हैं फिर उस हिसाब से टारगेट। स्कूल अभी में जिनके, चल रहा है मतलब अच्छा, जिनके स्कूल, जिनको बिल्कुल भी ये टच नहीं किया है, ये एक बार वो लोग हैंड रेज करना है जिन लोगों को। ठीक है, और सर ये जिनका लास्ट हो, में स्टार्ट होगा सर, बता रहे हैं। हाथ नीचे कर लो सब, जिनका हो गया है वो एक बार हैंड रेज करना बेटा, जिन्होंने पढ़ लिया है कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी। ठीक है, कर लो हाथ नीचे। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक से पढ़ाएंगे, करेंगे तो थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, थ्योरी स्किप नहीं करेंगे ज्यादा। फिर भी आप ये पढ़ के आना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सेल्फ सफिशिएंट है, इसमें ज्यादा ना कम। हाँ, ठीक है। तो फिर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें 3-4 चीजें ही हैं। देखो, सबसे पहला तो होगा कि फ्लूइड होता क्या है, फिर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, फिर पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इसमें है, एक तो फ्लोटेशन, ये तो आपको सबको समझ आएगा, डेंसिटी डिफरेंस से अप डाउन होती है, मतलब फ्लोट करती है चीजें। फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत यूज होती है क्वेश्चंस में, बर्नौली थ्योरम बहुत यूज होती है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स बहुत यूज होती है, विस्कोसिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर पॉइजलेस फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन काफी आता है, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, इनसाइड अ ड्रॉपलेट। ठीक है, ये इनसाइड बबल है, स्फेरिकल फिल्म एंड ड्रॉपलेट। उसके बाद कैपिलरिटी, कैपिलरिटी में कैपिलरी राइज, कैपिलरी डिप, ये सब पढ़ के खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मैं दोनों पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा आज। इसके बाद ये क्या चल रहा है भाई चैट बॉक्स में, रुक जाओ थोड़ी देर। उसके बाद अब बात करते हैं पोजोन रेशियो की। पोजोन रेशियो,
ठीक है, अगर किसी मटेरियल को आप स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो वो जैसे रबर बैंड को इमेजिन करो, जो तुम रबर बैंड जैसे खेलते हैं ना, उसको इमेजिन करो, उसको आप पकड़ के खींच रहे हो, तो क्या होगा, पतला नहीं हो जाता है भाई, स्टार्टिंग में थिक रहता है, ऐसे खींचोगे तो पतला सा हो जाएगा, पूरा खींचा हुआ स्ट्रेच रबर बैंड। तो क्या हुआ कि आपने उसको खींचा है ना, यू आर गिविंग इट अ लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग, यानी टेंसाइल फोर्स दे रहे हो, लॉन्गिट्यूडनली आपने उसमें स्ट्रेसेस डेवलप कर दिए, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक प्रोड्यूस होगा, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी इन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब आपको दिख रहा है अपनी आंखों से कि उसने जब आपने उसको स्ट्रेच किया है तो वो लेटरल डायमेंशंस में सिकुड़ गया है, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू द, मतलब जो उसकी मोटाई है वो कम हो गई है, दैट इज लेटरल डायमेंशन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देयर इज अ लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, है ना, तो या फिर उसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोलते हैं लेटरल कोई। तो ये कितना सिकुड़ेगा कोई मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे आपने उसको खींचा रबर बैंड को तो वो ज्यादा सिकुड़ गया, कोई मटेरियल होगा कि लेंथ बढ़ती जा रही है बट सिकुड़ेगा कम, है ना। ये सब चीजें स्टडी करने के लिए हम पोजॉन रेशियो को डिफाइन करते हैं, और वही रेशियो है कि लेटरल डायमेंशन में कितना स्ट्रेन आएगा डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा, यही रेशियो है। अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा ना, इसलिए हम मटेरियल, एक मटेरियल स्पेसिफिक पोजॉन रेशियो होती है, जैसा मटेरियल उसके हिसाब से उसकी वैल्यू। ठीक है, ओके सर। तो हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो है आपको एक वो शेयर करना है मेरे को, क्वेश्चन सेट, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस क्लास। अब तुम इसमें से चैप्टर को आज थ्योरी वाइज कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप जो भी डाउट्स हैं डाउट पूछ लीजिए, थ्योरी वाइज इसको यही कंक्लूड कर रहे हैं, और क्वेश्चंस जो है उसका पीडीएफ आपको शेयर कर